हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किए थे। ये आज हमारा दोस्तों तीसरा क्लास होगा। तो आज का भी क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही नहीं है। पहला कथन है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज ध्वनि की तीव्रता मेजर करने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा है दोस्तों ओडोमीटर। ओडोमीटर का यूज वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करने में किया जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा है ओंडोमीटर। ये विद्युत चंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने में किया जाता है, इसका भी यूज यहाँ पर सही दिया हुआ है। आमीटर विद्युत शक्ति। तो आमीटर यहाँ पर हमारा गलत होता, तो हमारा ऑप्शन डी जो है गलत है। आमीटर का यूज कहाँ पर होता है दोस्तों, तो आमीटर का यूज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ऑटोमोबाइल्स में जो हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है दोस्तों, तो ये कौन से प्रिंसिपल हो जाएगा, तो पास्कल के नियम पर ये बेस्ड है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, तो पास्कल के नियम पर। अब आपको दोस्तों पास्कल का नियम पता होना चाहिए। पास्कल का नियम क्या है, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कोई भी लिक्विड के द्वारा तो जो प्रेशर अप्लाई होता है, कोई भी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है वो क्या होता है उसका वैल्यू, तो ये वैल्यू होता है एच इंटू डी इंटू जी। ठीक है, एच इंटू डी इंटू जी, जहाँ पर एच क्या है उसके गहराई, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका बीकर है तो ये कितने गहराई पर है। ठीक है, पानी का गहराई क्या है, उसके बाद इस लिक्विड का जो आपका डेंसिटी क्या है, और यहाँ पर जो है इसका गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या है। तो कोई भी लिक्विड के द्वारा जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो तीन चीज़ों पर। एक तो गहराई पर डिपेंड करेगा, दूसरा लिक्विड का डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और तीसरा आपका क्या फैक्टर है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इन तीन चीज़ों पर जो है कोई भी लिक्विड के द्वारा अप्लाइड प्रेशर डिपेंड करता है। तो इसी तीन चीज़ को लेकर जो है पास्कल ने दो नियम दिए या दो कथन कहे। तो पास्कल का पहला कथन क्या बोला जाता है दोस्तों, तो पास्कल का जो पहला कथन है उन्होंने बोला अगर हम जी का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम जी का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो द्रव के भीतर जो प्रत्येक बिंदु पर समान प्रेशर होगा। ठीक है, अगर हम जी का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, ये हर जगह जो है प्रेशर का वैल्यू जो होगा ये समान होगा। ये पहला कथन था। क्या बोले पहला कथन में, कि पहला कथन में बोला गया कि अगर हम जी का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो द्रव के भीतर जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है समान प्रेशर होगा। ठीक है, ये कथन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग जी का वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगला मान लीजिए हम लोग जी का वैल्यू को लेके चल रहे हैं, तो जी का अगर वैल्यू को लेके चलेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि एक निश्चित गहराई पर, मतलब समान गहराई पर, मान लीजिए इस हाइट पर हम लोग अगर लेंगे कोई लिक्विड को, तो इस हाइट के प्रत्येक पॉइंट पर जो है प्रेशर समान लगेगा। ठीक है, ये अगर इस हाइट तक जो है प्रत्येक पॉइंट पर प्रेशर समान होगा, ये हाइट पर अलग प्रेशर होगा, ये हाइट पर अलग प्रेशर होगा। अगर हम लोग इस हाइट पर प्रेशर को मेजर करेंगे तो इस हाइट पर सारा प्रेशर जो है समान होगा। तो ये हो गया। दूसरा कथन इन्होंने क्या बोला, ठीक है, पास्कल का दूसरा कथन क्या था, इसमें अगर दूसरा कथन में था कि दोस्तों अगर हम किसी जार में कोई लिक्विड को बंद कर दें, ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, ये बीकर के अंदर अगर हम कोई लिक्विड को क्या किए हैं, बंद करके रखे हैं, तो द्रव के भाग के द्वारा आरोपित बल जो होगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाएगा। मतलब अगर इसके द्वारा, द्रव के द्वारा यहाँ पर जितना प्रेशर लगेगा वहाँ पर ये प्रेशर इतना ही यहाँ पर भी लगेगा, ये फोर्स इतना ही यहाँ पर भी लगेगा, ये फोर्स इतना ही यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, यही बात बोल रहा है दूसरा कथन में। अगर हम किसी जार को बंद द्रव के भाग में आरोपित जो बल होगा वो द्रव के सभी दिशाओं में क्या होगा, समान होगा। तो ये दो कथन जो है पास्कल का था, और इसी कथन पर जो है, इसी प्रिंसिपल पर जो आपका काम करता है जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक हैं वो। अब देखिए ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसके लिए आप एक ये बना लीजिए फिगर। यहाँ पर ये है मेरे पास, ये फिगर है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भार रखा हुआ, ये हम इसको नाम देते हैं एक पिस्टन है। ठीक है, इस पिस्टन की मदद से हमको ये पिस्टन को उठाना है। ठीक है, इस पिस्टन की मदद से हमको ये पिस्टन उठाना है। यहाँ पर ओबियस बात है, ये आपका छोटा है, तो ये मान लीजिए मेरे पास पिस्टन ए है, ठीक है, और ये मेरे पास पिस्टन बी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो फोर्स लगाएंगे यही फोर्स यहाँ पर काम करेगा, और ये किस तरह से उठेगा आप देखिए, इसको आप समझिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इस पिस्टन पर, इस पॉइंट पर हम फोर्स जो लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है,
इस पॉइंट पर हम जो पिस्टन ए है यहाँ पर हम लोग 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं और मान लीजिए इस पिस्टन का जो एरिया है ये आप मान के रख लीजिए, ये हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पिस्टन का जो एरिया हम लोग मान लेते हैं ये 10 मीटर स्क्वायर का है और ये इसको हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको ले लीजिए 30 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर या 20 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ पर बस हम लोग मान रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं देखिए, अब इस पॉइंट पर हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इस पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया F/A। ठीक है, तो हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जो आपका एरिया कितना 10 का है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो 10 पास्कल का जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर लगेगा। अब ये क्या प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा ये पूरा प्रेशर जो है समान रूप से सभी दिशाओं में लगेगा और ये चूंकि इस हाइट पर दोनों का हाइट ये समान हाइट है, तो यहाँ पर भी प्रेशर इतना ही लगेगा। मतलब यहाँ से जो प्रेशर लगेगा ये कितने का लगेगा दोस्तों, यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा 10 पास्कल का ही प्रेशर लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर जब 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा है और ये कितने का है दोस्तों, तो ये आपका इसका जो एरिया है पिस्टन का ये 20 मीटर स्क्वायर का है, तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स को यहाँ से निकालेंगे तो P/A हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना का हो गया 10 का और जो एरिया इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए आप दोस्तों यहाँ पर फोर्स हम लोग सिर्फ लगा रहे थे 100 न्यूटन का, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये कितने न्यूटन का लग रहा है, 200 न्यूटन का। इस तरह से हम एक छोटा सा फोर्स अप्लाई करके हम भारी से भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। तो यही जो है आपका पास्कल का नियम कहलाता है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा कथन सत्य है, यही कथन पूछ रहा है। तो तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ये आपका कथन सही है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो है ऊर्जा का उपभोग अत्यधिक कम होता है। मतलब यहाँ पर जो पूछ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो ऊर्जा का हरांश है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जो सिग्नल है इसमें काफ़ी दूर तक ट्रेवल करता है। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। ठीक है, इसमें जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस होता है ये इससे फ्री होता है, ये भी यहाँ पर कथन सही है। चौथा कथन है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण के रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। मतलब जो भारत में जो ऑप्टिकल फाइबर है ये रिलायंस उद्योग समूह के सन्नद्ध है, नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको कौन कंपनी था, स्टारलाइट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ना कि यहाँ पर रिलायंस दिया हुआ ये स्टारलाइट था। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे कहा जाता है, तो नरिंदर सिंह को कहा जाता है। नरिंदर सिंह कपाली या ऐसे ही कुछ नाम इनका, नरिंदर सिंह नाम याद रखिए, नरिंदर सिंह जो है ऑप्टिकल फाइबर के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन चौथा है ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 जो है ये सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। यदि किसी ऐनक का लेंस की पावर 2 डायप्टर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों कोई भी लेंस है उसके हम लोग पावर या क्षमता को किस में मेजर करते हैं, डायप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, कोई भी लेंस है उसके पावर या क्षमता को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डायप्टर में कहते हैं। और डायप्टर इक्वल टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, 1 फोकल लेंथ। यहाँ पर डायप्टर कितना दिया हुआ, +2 का दिया हुआ है, इक्वल टू 1/f। तो f का वैल्यू निकालना था, f इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। आपको हम इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं, तो ये 100/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा 50 सेंटीमीटर का निकलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है, क्यों, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल है दोस्तों हमारे ऊपर जो है अत्यधिक प्रेशर डालता है, फिर भी हम जो इसको फील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर का बॉडी का जो रक्त दाब है दोस्तों वो बाहर के वायुमंडल से काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण जो है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और जो है ये जो वायुमंडलीय दाब को हम फील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं,
क्योंकि जो अंदर से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब से काफ़ी अधिक होता है, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और हम जो है बाहर वाला वायुमंडल दाब को फील नहीं कर पाते हैं। यही आप कंडीशन देखते हैं, अगर हम अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, जिसके वजह से जो है हमारी बॉडी का प्रेशर अधिक हो जाता है। प्रेशर अधिक होने से क्या होता है, जो प्रेशर अधिक होने की वजह से क्या होता है कि हमारे नाक से या कोई कान से खून बहने लगता है। तो यही कारण है, ठीक है, वहाँ पर जो है वायुमंडलीय प्रेशर कम होने लगता है और हमारी बॉडी का प्रेशर अधिक हो जाता है, जिसके वजह से नाक से खून आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। तो ये चीज़ मैंने दोस्तों आपको कल बताया था, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है दोस्तों, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला होती है, जो चैन श्रृंखला होती है वो कैसा होता है, कंट्रोल होता है। जबकि परमाणु बम में क्या है, जो नाभिकीय विखंडन होता है वो कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल होता है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ आप खोज लीजिए कहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये चीज़ मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है क्योंकि उसमें हम लोग दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए मंदक का यूज करते हैं, फिर कंट्रोल छड़ का भी यूज करते हैं, इसलिए जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कंट्रोल होता है। लेकिन परमाणु बम जो है उसमें ये हम लोग कुछ नहीं करते, परमाणु बम एक बार अगर विखंडित हो गया तो वो होता ही रहेगा, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि नाभिकीय रिएक्टर के जनक किसे कहा जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर का जनक दोस्तों फर्मी को कहा जाता है। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाएगा दोस्तों, तो ओपेनहाइमर को जो है परमाणु बम का जनक कहा जाता है। ये अभी जो है फिल्म भी आया था जिसे बेस्ट ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद एक और बम है दोस्तों हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम लेकिन दोस्तों ये किस पर काम करता है, ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम के जो है जनक किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन बम का जो जनक है दोस्तों ये टेलर को कहा जाता है, एडवर्ड टेलर को। ठीक है, हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया था, एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का खोज या जनक इसको किसे माना जाता है, ओपेनहाइमर को, और नाभिकीय रिएक्टर फर्मी को। तो ये सारी बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो ऊष्मा से वैद्युत, मतलब ऊष्मा से इलेक्ट्रिक में कौन चेंज करेगा, हीट को इलेक्ट्रिक में, ये हमारा शॉर्ट सेल हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैद्युत से ध्वनि यानी इलेक्ट्रिक को साउंड में कन्वर्ट करना, तो वैद्युत से ध्वनि कौन करेगा, ये दोस्तों लाउड स्पीकर हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। द्रव्यमान से ऊष्मा, यानी जो छोटा सा एक हम द्रव्यमान को यूज करके उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से हम लोग हीट निकालते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, तो नाभिकीय रिएक्टर में, यानी जो यहाँ सी का हो जाएगा 2। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो जितना भी ईंधन, जो भी ईंधन दहन होता है दोस्तों वो रासायनिक की अभिक्रिया है, और उससे इस रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, यानी डी का 1। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को हम लोग किस तरह अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका मिश्रण, 2 मिश्रण दिया हुआ है, दोनों मिला हुआ, एक रेत और नैप्थलीन का मिश्रण दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को आप लोग किस तरह से अलग करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो नैप्थलीन है ये एक कैसा एलिमेंट है, तो एक ये सब्लिमेंट एलिमेंट है, यानी जो है ये ऊर्ध्वापातन को गुण को शो करता है। तो रेत और नैप्थलीन जो है इसको अलग करने का जो विधि हो जाएगा वो सब्लिमेशन हो जाएगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नैप्थलीन हो गया, कपूर का गोली हो गया, ये कैसे सब्सटेंस है दोस्तों, तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन को शो करते हैं। अब ये ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन क्या होता है, तो ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ठोस जो है ये सीधे किस में चेंज हो जाएगा, तो ठोस सीधे जो है गैस में चेंज होगा, यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड दिया हो दोस्तों डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, या आसवन या डिस्टिलेशन, तो इसमें प्रायः हम लोग दोस्तों ये जो है विधि 2 द्रवों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। 2 द्रव, अगर 2 द्रव का मिश्रण होगा तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, तो डिस्टिलेशन का। अब इसमें दोस्तों 2 द्रव को कैसे अलग करते हैं, तो इसमें जो 2 द्रव होते हैं उनका जो है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होगा, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो इस तरह के द्रवों को अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्टिलेशन का। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बेंजीन और एलिन का ले लीजिए। ठीक है, बेंजीन और एलिन, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
और एलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 184 डिग्री का 184 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों को द्रवों को अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जो पहला द्रव जो जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी वाष्प में चेंज होगा, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, वाष्प में चेंज करेंगे। वाष्प में चेंज करके बाद उसको संघनित करके द्रव में फिर से चेंज कर लेंगे। तो यही प्रोसेस होगा आपका डिस्टिलेशन। उसके बाद एक आता है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है, आंशिक या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो इसमें भी जो है लिक्विड को ही अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम डिफरेंस होगा। तो जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम डिफरेंस होगा तो वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस का ज़्यादातर यूज दोस्तों आपका जो पेट्रोलियम से जो डीजल निकलता है, कोलतार निकलता है, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दिया है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो है कोई मिश्रण के अंदर दोस्तों, कोई भी एक मिश्रण है तो मिश्रण के अंदर उसके घटक या विलय को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ पर किया जाता है, कोई भी मिश्रण है तो मिश्रण के अंदर उसका जो विलय कौन सा है, उसको उसके विलय को या उसके घटक को अलग करने के लिए कौन सा विधि यूज करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी प्राय दोस्तों जो है रंगों को अलग करने में ही यूज किया जाता है। जैसे हम लोग जो ड्राई में रंगों के जो ड्राई होता है, ड्राई के अंदर जो है रंगों को अलग करने के लिए या प्राकृतिक रंगों से आपका पिगमेंट को अलग करने के लिए, ठीक है, तो इन सभी के लिए किसका यूज किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का यहाँ पर अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है ये बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग्रेफाइट दोस्तों ये आपका कार्बन से प्राप्त होता है, कार्बन का एक अपरूप है। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट ये किससे प्राप्त होगा दोस्तों, तो अर्जेंटाइट ये आपका चांदी से प्राप्त होगा। पिच ब्लेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पिच ब्लेड दोस्तों ये यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है, पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो कौन सा लोहा में जो है कार्बन का जो है प्रतिशत अधिक होगा, तो कौन सी लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशत अधिक होगी, तो ढलवा लोहा में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नीला थोथा या नीला कशिश हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट को, यानी जो ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद एप्सम साल्ट है, ये किसे कहते हैं दोस्तों, तो एप्सम साल्ट हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, यानी बी का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा ये दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, यानी सी का 1 हो जाएगा। और कास्टिक सोडा ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मिलान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये नीला कशिश है, इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जो कॉपर नीलत होता है का आप फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें आपका पूछे जल का कितना क्रिस्टल होता है, नीलत होता है या कॉपर सल्फेट में जल का कितना क्रिस्टल मौजूद होता है, तो 5 क्रिस्टल मौजूद होता है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसके अलावा आप सफ़ेद कशिश का नाम सुने होंगे, सफ़ेद कशिश ये होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, सफ़ेद कशिश का क्या होता है ZnSO4 इंटू 7H2O, ये सफ़ेद कशिश हो गया। एक और कशिश होता है दोस्तों हरा कशिश ये होता है आपका फेरस सल्फेट, हरा कशिश कौन सा होता है, फेरस सल्फेट FeSO4, इसमें भी आपका जल का 7 क्रिस्टल यूज होगा, 7H2O। तो ये 3 वो कशिश है, याद जरूर रखिएगा। नीला होता है या नीला कशिश जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, इसमें जल का 5 क्रिस्टल यूज होता है। उसके बाद सफ़ेद कशिश जिसे हम लोग जो है जिंक सल्फेट कहते हैं, इसमें जल का 7 क्रिस्टल होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद आपका दोस्तों हरा कशिश ये फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2O। अब यहाँ पर दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जो किसको कहते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NaOH CO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये आपका कास्टिक सोडा, तो ये क्या होगा NaOH कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा क्या हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो यहाँ पर ये तो हो गया मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है मिलान करने वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सीएनजी का प्रमुख घटक कौन कौन सा होगा। तो सीएनजी में दोस्तों प्रमुख घटक कौन सा होगा, तो मीथेन और इथेन, यानी ए का 3 हो जाएगा। सीएनजी का प्रमुख घटक जो है मीथेन और इथेन। उसके बाद एलपीजी का जो है प्रमुख घटक कौन सा, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी बी का 2 यह सामने मिला हुआ है। उसके बाद कोल गैस में जो है प्रमुख घटक कौन कौन सा हो जाएगा, तो कोल गैस का जो प्रमुख घटक होगा दोस्तों ये आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड, यानी सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। कोल गैस में प्रमुख घटक कौन कौन सा है, हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। वाटर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो वाटर गैस में दोस्तों ये आपका कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती है, तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है दोस्तों कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटियों के डंक में जो दोस्तों ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसके कारण से हमको जलन या थोड़ा दर्द होता है, ठीक है। ये फॉर्मिक अम्ल के वजह से ही हम लोग जो चींटियां काटती है तो उसके वजह से हमको जलन या दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो गुणसूत्रों की जो है वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सूटन और बायवेरी के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र के वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सूटन और बायवेरी, नाम है पूरा थियोडोर बायवेरी और वाल्टर सूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाखूनों को काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि, ठीक है, जब भी हम नाखून या बाल काटते हैं तो दर्द क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो नाखून है ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नाखून या बाल जो है उसको काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों मृत कोशिकाओं के द्वारा बना होता है जिसमें जो है रक्त का फ्लो नहीं होता है, इसलिए जो नाखून या बाल को काटते समय हमें दर्द नहीं होता। अगर पूछा जाए दोस्तों कि नाखून और जो बाल है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम मूलतः दोस्तों एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अणु और उसमें उपस्थित तत्व है, तो विटामिन B12, तो विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसका मतलब इसमें क्या उपस्थित होता है दोस्तों, तो इसमें जो है कोबाल्ट मौजूद होता है, यानी ए का हो जाएगा 2, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है, यानी इसमें जो है क्या मौजूद होगा, आयरन मौजूद होगा, यानी बी का हो जाएगा 4। क्लोरोफिल का हरा कलर किसके वजह से होता है दोस्तों, तो मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जो है क्लोरोफिल का हरा कलर होता है, यानी सी का हो जाएगा 1। अब पीतल किसका जो है मिश्रण है, तो ये तांबा का, पीताजी तांबा और जिंक का, यानी डी का हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है, गुर्दा यानी आपका जो किडनी है दोस्तों, किडनी का कौन सा कार्य नहीं है, तो रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, ये बिल्कुल सही है, ये इसका कार्य है दोस्तों, ये कार्य याद रख लीजिए, इससे जो है आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किडनी का कौन सा कार्य नहीं है, तो रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, ये सही है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी आपका सही है। कई हार्मोनों का स्रवण करना, ठीक है, किडनी से आपका कौन कौन सा हार्मोन स्रवित होते हैं, जैसे रेनिन हो गया, ठीक है, रेनिन हो गया, रेनिन हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन आपका दोस्तों कैल्सिट्रियोल हो गया, एक हार्मोन कैल्सिट्रियोल हो गया। एक हो गया एरियोपोएटिन हो गया, एरियोपोएटिन हार्मोन हो गया। तो ये हार्मोन जो है कहाँ से निकलते हैं, किडनी से निकलते हैं। एक बार नाम लिख लीजिए दोस्तों, कौन कौन है, रेनिन है, कैल्सिट्रियोल है और एरिथोपोएटिन है, एरिथोपोएटिन, ठीक है। ये तीनों हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो किडनी से निकलता है। रक्त में शर्करा के मात्रा को नियंत्रित, नहीं, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे दोस्तों कि रक्त में जो शर्करा की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो रक्त में जो शर्करा का मात्रा है ये आपका इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन आपका दोस्तों पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है दोस्तों। हार्मोन यहाँ पर कौन है, तो हार्मोन यहाँ पर आपको ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, यानी ए का हो जाएगा 2।
एंजाइम, एंजाइम यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो लाइपेज एक एंजाइम है, तो यानी बी का हो जाएगा 1। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो फास्फोलिपिड आपका लेसिथिन है, यानी सी का हो जाएगा 3। और बहुलक आपका पाइलेथिन, यानी डी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिसा जांच किसके प्रशिक्षण या टेस्ट के लिए किया जाता है। तो एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो एड्स के पहचान के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों डायबिटीज़ या मधुमेह के पहचान के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं हम लोग, तो डायबिटीज़ या मधुमेह के लिए हम लोग दोस्तों ये एक HbA1c, ठीक है, HbA1c जो है हम लोग डायबिटीज़ या मधुमेह के लिए कराते हैं। उसके बाद आपका दोस्तों अगर पूछे टाइफाइड, टाइफाइड के लिए तो हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। विडाल टेस्ट किसके लिए कराते हैं, तो टाइफाइड के लिए। क्षय रोग या टीबी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो इसमें दोस्तों टीबी गोल्ड नाम से एक टेस्ट होता है और एक IgRA नाम से टेस्ट होता है, ठीक है। क्षय रोग या टीबी के लिए तो टीबी गोल्ड और IgRA। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाइफाइड टेस्ट के लिए कौन सा, टाइफाइड के पहचान के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो विडाल टेस्ट कराते हैं। मधुमेह के लिए तो HbA1c का यूज करते हैं, और एलिसा जो है आपका एड्स के पहचान के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा बस आज में 20 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा जो 20 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोगों को आज का क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।